नमस्कार दोस्तों, चिराग टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मैन राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के पंकज मित्तल जी से, प्रदेश अध्यक्ष है जो। आज उनसे बात करते हैं। वो महिलाओं द्वारा झूठे केस दर्ज के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया है। आइए बात करते हैं उनसे, पंकज मित्तल जी से। नमस्कार पंकज मित्तल। नमस्कार। हाँ तो सर बताइए, आप ये जो मैन राइट फाउंडेशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मैन राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी ये ऐसा संगठन है जो 16 राज्यों में निःशुल्क पीड़ित पुरुषों को कानूनी सलाह प्रोवाइड करवाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पुरुष भी सामने आए हैं हमारे जो एक लंबे टाइम के जेल रहकर उसके बाद बाहर आते हैं और साबित होता है कि वो निर्दोष था, तो उसका सब कुछ उजड़ चुका होता है। हम उन्हें पुनर्वास भी दिलाने में हमारी संस्था जैसे भी हो पर्सनल हम इकट्ठे होकर उससे सहायता करते हैं। हम देखा कि हमारे इंडिया में हर आज जो पीड़ित है वो आपके बीच में है कोई ऐसा? नहीं, फिलहाल यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे पीड़ित भाई है। हमारा जीन से एक भाई था जो हमने देखा, वो 20 साल अंदर रहने के बाद बाहर आता है तो उसकी तो पूरी लाइफ उजड़ चुकी थी। अक्सर ठीक है जमानत मिलती है, लेकिन कुछ कंडीशनें ऐसी भी तो आ जाती है जहाँ उसके पास ज़मानत देने वाला नहीं है, या लड़की के बाद एक केस लगा दिए जाते हैं। वो कब तक बाहर रहे वो, या फिर कई बार अक्सर ये होता है लड़का खर्चा नहीं दे पाता। हमारा कोर्ट बिग एल्यूमिनियम लगा देता है, 10,000 रुपये महीना खर्चा, 15,000 रुपये महीना खर्चा, लड़का दे नहीं पा रहा, फिर उसको अंदर कर दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो समाज एक उसको संकी नज़र से देखता है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये गलत है या सही है? जी बिल्कुल गलत है। देखिए हम कुछ केसेस में देखते हैं लड़का 10 साल 20 साल 25 साल केस लड़ता है, उसके बाद वो केस से बरी हो रहा है। जो 20 साल उसने जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है उसका जिम्मेवार कौन है? ये हमारा एक क्वेश्चन है हमारी सरकार से, हमारे कानून से। जब 20 साल तक केस चला और उसके बाद वो जब बरी होकर बाहर आ रहा निर्दोष है तो उसका जिम्मेवार कौन है? एक केस में हस्बैंड के साथ साथ देवर पर भी आरोप लगाए गए थे और 22 साल के बाद देवर कोर्ट से बरी होता है। जब वो 22 साल के बाद बरी हुआ, 22 साल तक उसकी शादी नहीं हुई, उसने पूरे समाज में जिल्लत भरी ज़िंदगी जी, या मतलब उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई। उसकी ज़िंदगी जो तबाह हुई उसका जिम्मेवार कौन था? उस लड़की का क्या बिगड़ा? क्या कोर्ट ने उसको कुछ पुलिस क्या नहीं किया? तो आपका सर नाम? मेरा नाम अमित सोनी है। मैं मैंस राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी का हिसार से प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा मुद्दा यही है कि आजकल महिलाएं कानून का इतना गलत इस्तेमाल कर रही है जिसका कोई भी आम इंसान सोच नहीं सकता। महिला के क्या है, महिला अगर थाने में जाके कह देती है कि मेरे साथ मार पिटाई गई, कोई मेडिकल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, और कोर्ट में जाने के बाद 125। अदरवाइज़ जाके सिर्फ एक बार थाने के अंदर जाके ये कहना होता है कि मुझे मारा है, पीटा है, मुझसे दहेज लिया। अकॉर्डिंग जिसके अंदर 2015 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि 498 एक बहुत बड़ा कानूनी आतंकवाद है, और 2017 के अंदर हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर कहा गया था कि महिला इस कानून का बहुत गलती से उपयोग कर रही हैं। और महिलाएं ऐसा करती हैं कि अपने पति को तो कोर्ट के सामने जलील कर देती हैं बुरी तरह कि ये मुझे मारता है, मुझे टॉर्चर करता है, काम नहीं करता, नशा करता है, फलाना ढिमकाना XYZ बता देते हैं। और उसके बाद में खर्चे के लिए उसी को कहती है कि मैं इसके साथ भी नहीं रहना चाहती और मैं इससे पैसे भी चाहती हूँ मंथली। और बच्चे की कस्टडी तो खैर किसी को मिलती नहीं है जल्दी से। बच्चे की कस्टडी के लिए तो कोई प्रोविज़न है मगर चाइल्ड कस्टडी केस है, मगर उसके अंदर भी कोर्ट जल्दी से बाप को नहीं देता, क्योंकि कोर्ट भी ये मानता है कि 7 से लेकर 10 साल तक बच्चा माँ के पास होना चाहिए। और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि बाप से ज़्यादा प्यार माँ को मिलता है। मगर अब मेरा खुद का बच्चा है, मेरा बच्चा 3 साल का हो चुका है, मैंने उसको सिर्फ 3 मिनट भी अपने हाथ में नहीं लेके देखा आज तक। तो मुझे भी बड़ा, तो आप पीड़ित हो इस? मैं इस केस के अंदर, हाँ, मैं पिछले 3 सालों से पीड़ित हूँ और मेरा केस चलते हुए 4 साल हो चुका है। मेरी वाइफ 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 6 या 7 महीने तक रही थी। उसके बाद में उनको राय दी, वकीलों के पास गए, और वकील जब भी कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा माइंड वॉश करता है महिलाओं का कि वो आपके पैर पकड़ेंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो आपसे ये करेंगे, वो आपको घर बसाएंगे, वो आपको लेके जाएंगे। और बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी केस कोर्ट के अंदर जाते हैं उनके अंदर सिर्फ एक लास्ट फैसला आता है, वो भी सिर्फ तलाक।
और महिलाओं के लिए इतने कानून बना दिए गए हैं। महिला डोमेस्टिक वायलेंस में भी खर्चा मांग लेती है, सेक्शन CRPC की धारा 125 के अंदर भी खर्चा मांगती है। 498 लगा दो तो उसके अंदर भी सेक्शन 24 के तहत मांग लेगी। अगर हम घर बसाने के लिए सेक्शन 9 लगाते हैं, पुनर्वास के लिए कहते हैं जज को, तो उसके अंदर भी सेक्शन 25 लगा देती है। और अगर उसके बाद भी अगर पति पीड़ित है या पति कोई बीमार है या उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, ये तो है नहीं कि किसी की मंथली इनकम आती है, जो सरकारी जॉब वाले हैं उनको तो सीधा अकाउंट से पे कट जाता है, और जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, अब आप यही देख लो कि लॉकडाउन अब करीबन 7 महीने से चल रहा है और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 7 महीने से प्रॉपर अपनी इनकम कर रहा है। बट वही है, कोर्ट में जाएंगे, जज वहाँ पे जाते ही कहेंगे अगर आप खर्चा नहीं दोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मगर यानी कि मेरा एक गुनाह ये है कि मैंने शादी कर ली, ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है जो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपने तथ्य भी रख देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक चीज़ पे और बोलना चाहेंगे। एक मिनट। चलो पहले। हाँ जी, आपका नाम? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। ठीक है, मैं राइट फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं राइट फाउंडेशन में सर मैं हरियाणा सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, तो सर यही कहना चाहेंगे, आजकल महिलाओं द्वारा झूठे केसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, हर ये लगा लो हर तीसरे घर में केस बना हुआ आज के दिन अगर देखा जाए तो। और जहाँ पे भी क्या होता है, हर 8 मिनट में अभी परसों की बात है, मेरे खुद जिन डिस्ट्रिक्ट में एक लड़के के पास बस सिर्फ वुमेन सेल से कॉल आई थी कि भैया आपकी वाइफ ने ऐसे केस दर्ज। वो बंदा इतने डिप्रेशन में चले गया, 11 बजे उसको पहुँचना था लेकिन 9:30 बजे उसने सुसाइड कर लिया। चलो कोई बात नहीं, वो सब पता नहीं, हम एक चीज़ सोच के चलते वो गलत था या सही था। अगर उसकी जगह पे लड़की मरी होती तो मोमबत्ती गैंग। आप सिर्फ मैन राइट फाउंडेशन के बारे में बताइए कि आप क्या क्या कार्य करवाते हैं? ओके सर मैन राइट फाउंडेशन है ये जो पीड़ित भाई हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे केस हुए, हम उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कानूनी सलाह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भाई मान लो अगर किसी की गुंजाइश नहीं है तो उसके लिए आप क्या करते फ्री वकील प्रोवाइड, हम सर उनको फ्री में वकील प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे नाम? वरुण नाम है मेरा सर, वरुण। आप सर? मैं खुद पीड़ित हूँ उस केस से। अच्छा, पीड़ित हो? मैं पिछले 8-9 महीने से पीड़ित हूँ। ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने अपना कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद अपना मीडिएशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, भी एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्होंने केस करते हमारे मत्थे में एक धब्बा लग गया कि ये दहेज लोभी है। वो कैसे मिटाया जा सकता है? हम ये मैन फेयर जो फाउंडेशन है इसने इस काबिल बनाया हमारे, क्योंकि आप लोग लड़ो, आप लोग समझौता मत करो किसी भी तरीके से। और शुरुआत में मेरे पे केस हुआ, काफ़ी मन में डर था, शंकाएं काफ़ी सारी थी। तो जैसे मैं इनके टच में आया तो मेरे मन में काफ़ी सारे जो डाउट्स वो क्लियर हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मैन राइट फाउंडेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं। पंकज मित्तल जी हैं, अपना सतीश खत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक पीड़ित को बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। और कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। हमारी टीम 2 दिन पहले पानीपत महिला थाने पहुंची, जहां पर एक लड़की ने तमाम गंदे आरोप लगाए थे लड़के के ऊपर, यहां तक कि अपने जेठ पर छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने तक का आरोप था। लेकिन जब पंचायत में समझौता होने के बाद हमने सारी सच्चाई को आगे लाए तो ये देखिए, लड़की ने खुद माना, रिटर्न में दिया है कि जो मैंने केस लगाए थे वो मेरे माँ बाप और एडवोकेट के कहने पर झूठे लगाए थे। तो ये क्या था, इतना बड़ा आरोप कि मेरे जेठ ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ छेड़छाड़ की, और उसके बाद वो फिर खुद रिटर्न में एक्सेप्ट करती है कि मैंने अपने वकील कहने पर लगाए थे। तो ये भी एक बुराई है। दूसरा आज तो सर ये थोड़े एक प्रचलन चला हुआ है, लेडीज अपने पति पर भी बलात्कार का आरोप लगा रही है। भाई एक आदमी कैसे साबित करे कि हम दोनों की मर्जी थी या बलात्कार था? क्या हम थाने में जाकर पहले सर्टिफिकेट बनवाए कि हाँ आज मैं इसके साथ सौहागरात मना रहा हूँ, हम दोनों राजी है, या कमरे में CCTV कैमरे लगाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे कि हमारी मर्जी थी? मतलब लड़की ने तो आरोप लगा दिया, हाँ कानून यह भी तो बताए लड़का साबित कैसे करे? क्योंकि पुरुषों की कोई भी कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं है, हर जगह पे महिलाओं की सुनवाई होती है। मेरी वाइफ ने महिला थाने के अंदर कम से कम 7-8 कंप्लेंट दी है, हर बार उसकी सुनवाई होती है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि कई भाई ऐसे पीड़ित होते हैं जो इस केस को टॉर्चर समझते हैं अपने ऊपर, वो सुसाइड कर लेते हैं, हरासमेंट हो जाते हैं, उनका माइंड अपसेट होता है, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास वकील को प्रोवाइड करने के पैसे भी नहीं होते। हम सब NGO से पैसे इकट्ठे करके उनको वकील प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे हिसार से ही इस ग्रुप के अंदर 4 वकील हैं, 4 एडवोकेट हैं, जिनके अंदर से 2 एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है
जब भी कोई भी महिला वकील के पास जाती है, वकील उसको केस करने के सिर्फ फ़ायदे बताता है, उनके नुकसान नहीं बताता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर जजमेंट के अंदर क्लियर किया था कि मैट्रिमोनियल के जो भी केस होंगे, अगर उसके अंदर झूठा केस किया जाएगा, चाहे पति कोई भी एलिगेशन लगाए चाहे पत्नी कोई भी एलिगेशन लगाए, अगर झूठा केस करोगे तो हिंदू एक्ट के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो सज़ा का दोषी माना जाएगा और उसको फाइन भी दिया जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा कहीं भी। मगर लड़कियां केस करती हैं 10-10 साल के बाद, अब 8-8 साल के बाद जब लड़का विन हो जाता है, और 99% केस के अंदर लड़का ही विन होता है, क्योंकि लड़की कोई भी आरोप लगाती है मगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। वो सिर्फ एक रिटर्न में लिख के देती हैं, और रिटर्न में लिखना सब कुछ प्रूफ नहीं होता। और लड़के वगैरह होते हैं वो सारे प्रूफ देते हैं। और आजकल तो ये चलने भी चल गया कि मेरे को तो 20 लाख दो, 35 लाख दो। मेरी खुद की वाइफ मुझे कहती है कि मीडिएशन के अंदर, कोर्ट के अंदर, कि मुझे 100 गज का मकान बनाया, और जबकि मेरी वाइफ किराए के मकान में रहते हैं और किराए के घर में रहते हैं। मैं खुद किराए के मकान के अंदर रहता हूँ। अब बताओ, मैं खुद किराए के घर में रहने वाला, उसको 100 गज का मकान हिसार के अंदर कहाँ से ला के दूँ? और 100 गज मकान हिसार के अंदर कम से कम 30-35 लाख से डाउन नहीं मिलता। और इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं मजदूरी क्यों करता, मैं किसी अच्छा सा अपना बिजनेस कर लेता। बस बहुत ज़्यादा हरेसमेंट करते हैं ये केस हमको। तो सर अब आगे आए, आपकी रणनीति क्या होगी जैसे जैसे? जी अभी तो हम रणनीति है अपना संस्था का विस्तार करना, और जो भी पीड़ित एडवोकेट है उन्हें और ज़्यादा संख्या में आगे लाना, ताकि हम जो भाई आत्महत्या कर रहे हैं इससे परेशान होकर उन्हें बचा सके। उसके बाद हमारी दूसरी रणनीति होगी, यदि फिर ये करने के बाद हम पुरस्कार की मांग रख रहे हैं, बार बार सरकार से विज्ञापन भी सौंपेंगे। आपने विज्ञापन कितनी बार दिए? अभी हमने विज्ञापन दिया है लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष जी है ओम प्रकाश बिरला जी, उनको। बिरला जी। और अभी नेक्स्ट मंथ हम हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को भी विज्ञापन सौंपेंगे। यदि उससे भी फिर हम पुरस्योग नहीं बनता तो हम सड़कों पे आएंगे, और यदि फिर भी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तो हम आमरण अनशन तक संघर्ष करेंगे। लेकिन हम इस समाज से इस बुराई को हटाकर ही रहेंगे और पुरस्योग लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें चाहिए पुरुष आयोग। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 498A केस, ये होता है दहेज का केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करते तब तक आप गिरफ्तारी मत करो। मगर पुलिस वाले क्या करते हैं कि गाइडलाइंस तो पूरी एक हाई नहीं करते। शायद वकील साहब से आपने पूछा होगा कि वो 9 सेक्शन का एक केस होता है जो आप डालते हो, हाँ तो कुछ आपको हाँ सेक्शन 9 का मैंने सेक्शन तो उसमें 9 का कुछ केस किया फायदा था। मिलता है या हाँ, नहीं? मैंने सेक्शन 9 का केस किया था। मैं अपनी वाइफ को लेके भी आया था कोर्ट के थ्रू। मगर 3 दिन के बाद मेरी वाइफ कोर्ट के अंदर चली जाती है, और 2 दिन पहले मुझे कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, घर से बना बाजार से बना बनाए मंगा लो। और कोर्ट में जाके वो मेरे ऊपर आरोप लगाती है कि ये मेरे साथ बलात्कार करता है और मुझसे ज़बरदस्ती करता है। तो वहाँ पे माननीय जज थे सेशन कोर्ट के, नाम उनका याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने वो कह दिया था कि हम आपका मेडिकल करवाएंगे। मगर उसके बाद में उनको बिठा लिया गया था, मेडिकल टीम को बुलाने के लिए जज ने कॉलिंग करवा दी थी। मगर मेरी वाइफ पानी का बहाना मार के बाहर चली गई, और मैं वहाँ पे 2.5 घंटे तक बैठा रहा और वो नहीं आई। और उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन, और उसके वकील ने भी स्विच ऑफ कर लिया। मैंने जज से यही पूछा, सर आपके सामने आके उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे? तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डेट के ऊपर उसको काफ़ी कुछ सुनाया। अगर आप घर नहीं बसाना चाहते तो आप क्लियर मना कर दो। उसने क्लियर मना कर दिया कि मैं ना तो मैं तलाक दूंगी ना मैं घर बसाऊंगी, मुझे तो सिर्फ मंथली पैसे चाहिए। और कोर्ट के अंदर वही कहती है कि मेरा पति कुछ भी नहीं करता, काम नहीं करता, और मैं बता रहा हूँ, मेरा तो 1.5 लाख रुपए इनकम शो की है। 1.5 लाख किसे कहते हैं? 1.5 लाख तो किसी तो आप काम क्या करते हो? नहीं होती। मैं सिर्फ लेबर मजदूरी का काम करता हूँ शादियों के अंदर, और अब तो शादियाँ भी लॉकडाउन के बाद वैसे बंद हो चुकी है। बहुत मुश्किल हो रही है। मैं मार्केट में भी दुकानों पे गया, कई दुकानों पे काम करने के लिए, मगर इस टाइम काम नहीं मिल रहा, कहीं पे भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर से करना पड़ता है, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक बार निवेदन कर पैसे देके समझौता ना करे कानून।